हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और आज मैं आपके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करूंगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नई फील्ड है और ये बायोटेक्नोलॉजी की बैकबोन हम इसको समझ सकते हैं। और आपको पता होगा कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। गेट और CSIR नेट के एग्जामिनेशन में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज तो बेसिकली हम एक फ़ेज़ या एक स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो स्टेप क्या है? बेसिकली आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हम डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, इसके बारे में आज का डिस्कशन मेरा होगा। और ग्रेजुअली हम लोग आगे चल करके अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरीके से इसका उपयोग होता है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये एक एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड फील्ड का मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड फील्ड है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बार बार एप्लीकेशन बेस्ड बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी किस तरीके से है वो भी मैं समझाऊंगा। आपने देखा होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन आजकल बैक्टीरिया के थ्रू होता है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में जो पैंक्रियाज होते थे, जो एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, पिग्स हैं, हॉर्सेस हैं, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता था। बट अगर मैं आज की बात करूं तो इंसुलिन जो है वो थ्रू बैक्टीरिया या इश्कर्शिया कोलाई के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। खैर, मैं आज एप्लीकेशंस के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मेरा एम आज बात करने का है कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं। हम एक पहले फ़ेज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन की, तो ये रिकॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। तो ज़रा समझिए कि ये रिकॉम्बिनेशन दिस इज़ नथिंग बट, अगर मैं इसको लिटरल टर्म्स में बोलूँ तो दिस मीन्स कंबाइनिंग अगेन। कंबाइनिंग अगेन, ठीक है। तो दोबारा कंबाइन करना, आखिर किस चीज़ को दोबारा कंबाइन करने की बात हो रही है? मैंने कहा ना कि ये रिकम्बिनेशन की बात हो रही है। रिकम्बिनेशन में कंबाइनिंग अगेन मैं कह रहा हूँ, तो किस चीज़ को कंबाइन करने की बात हो रही है इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो देखिए होता क्या है, इस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक सेल है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज़ अ सेल। अभी हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जा रहे। अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल का एक इधर न्यूक्लियस मौजूद है, आप देख पा रहे हो, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए मौजूद है। ठीक है, डीएनए से मेरा मतलब है इस सेल का जीनोम मौजूद होगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जीनोम मौजूद होगा। ये तो सामान्य सी बात है, आप इससे एग्री कर रहे होंगे। तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, सपोज़ ये जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज़म है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज़म बना रहा हूँ तो इस जीनोम से मुझे, पूरे जीनोम से मुझे मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ मतलब है एक पर्टिकुलर जीन से। सपोज़ करिए इसको मैं जीन X बोल रहा हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है, यहाँ तक का जो सीक्वेंस है, इसको मैं कह दे रहा हूँ जीन X, और मैं इसी में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि दिस इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे इसी पे काम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं उठा करके, ये मेरा सोर्स था, दैट मीन्स ह्यूमन सेल वाज माय सोर्स।
अब इस जीन X को मैं उठा करके पहुंचाना चाहता हूं कि ये किसी होस्ट सेल के अंदर चला जाए या बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाए। बैक्टीरिया को मैं यहाँ पे एक होस्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मैं अपने जीन X को उठाऊँ और बैक्टीरिया के अंदर डाल दूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। अब कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, क्यों आप अपने जीन को आइसोलेट कर रहे हैं एक ह्यूमन सेल से और उसके बाद उसको पहुंचा दे रहे हैं बैक्टीरियल सेल में? इसकी वजह क्या हो सकती है? तो अगर इसको समझने की कोशिश करें कि बैक्टीरिया को आजकल एक फैक्ट्री की तरीके से यूज़ किया जाता है, एक इंडस्ट्री की तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके अंदर जीन आप डालते हैं, जीन को उसके अंदर डालते हैं और फिर वो बैक्टीरिया उस जीन की कॉपीज़ बना सकता है और तो और उससे रिलेटेड प्रोटीन्स बना सकता है। कॉपीज़ भी बना सकता है यानी कि एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है कि उससे रिलेटेड प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ हो सकती है, बैक्टीरिया का यही यूज़ है। इसीलिए अलग अलग टाइप के जीन्स आजकल क्या किए जाते हैं, दे आर इंसर्टेड इनसाइड द बैक्टीरिया, ये काम किया जाता है। अब चाहे वो इंसुलिन का जीन हो, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन का जीन हो, किसी भी तरीके का जीन हो, तो एक इंसुलिन का जीन एक बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट हो गया कि इंसुलिन के जीन में क्या हो रहा है कि हम किसी ह्यूमन बीइंग से इंसुलिन का जीन उठा रहे हैं और उसको होस्ट के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर हम इंसर्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया फिर उसका प्रोडक्शन करने लगता है, उससे रिलेटेड प्रोटीन बनाने लगता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, ठीक। ये बातचीत समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, ये बहुत ईजी नहीं है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को सोर्स से उठा करके किसी बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा देना, दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क। बीच में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे वेक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन आज मैं वेक्टर के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ से अगर मैं डीएनए को आइसोलेट करूँगा, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ इस सेल के अंदर से, अगर मैं डीएनए आइसोलेट करूँ तब तो करूँ कैसे, ये प्रोसेस है। अब ये पूरा डीएनए जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो निकालूँ कैसे, आखिर किस तरीके से मैं यहाँ से डीएनए आइसोलेट कर सकता हूँ, आज बात उसके ऊपर होगी, ना कि कैसे इंसर्ट करवा जाए, उसके बारे में बातचीत फिर कभी होगी, ठीक है। तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन कराना चाहता हूँ तो रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया? रिकॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग अगेन, जिसका मतलब है कि मैं सोर्स डीएनए को कंबाइन करवा देना चाहता हूँ, किसके साथ? होस्ट डीएनए के साथ, यानी कि ह्यूमन डीएनए को मैं बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन कर देना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल इसका कुछ एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में एक धागा जैसा है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये एक धागा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब सपोज़ करिए ये धागा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये मैंने जीनोम से वो निकाला है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। अब मुझे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा करके डालना है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दूं तो देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये बीच में मेरा आपको कितने अच्छे से दिख रहा है मुझे नहीं पता। अब ये देखिए, ये मेरा, ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और ये साइड के जो हैं ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो अब क्या हो गया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अब इंसर्टेड है किसके अंदर? जो बैक्टीरिया का जीनोम है या बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट करवा दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। इसी को प्रोसेस को हमने रिकॉम्बिनेशन का नाम दे दिया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं। मेरा एम आज का, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैं डीएनए को आइसोलेट कैसे करूँगा। तो इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को करवाने के लिए पहला काम क्या है कि आप डीएनए को आइसोलेट करें फ्रॉम द सोर्स। तो ये सोर्स था, इस डीएनए को, यहाँ पे जो डीएनए मौजूद है इसको आइसोलेट करना मेन एम है। तो आज बातचीत जो है उसी डायरेक्शन में होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डीएनए या आरएनए का आइसोलेशन किस तरीके से किया जा सकता है। आज बेसिकली मेरा एम जो है वो डीएनए के आइसोलेशन के ऊपर है।
थोड़ा सा मौका मिला तो हम लोग आरएनए आइसोलेशन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डीएनए या आरएनए आइसोलेशन की, तो ये करना ज़रूरी क्यों है? क्या वजह है कि हम डीएनए या आरएनए का आइसोलेशन करें? तो आपको वैसे भी पता होगा एक बात कि डीएनए या आरएनए जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए या आरएनए ही तो है ना। अब किसी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करूं या किसी लिजर्ड की बात करूं या किसी एलिफेंट की बात करूं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब का जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोमिक डीएनए या आरएनए जो है, ये बेसिकली इट टेल्स अबाउट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़। बात समझ में आ गई? और इससे क्या फ़ायदा है, हम क्या फ़ायदा इससे क्या है कि अगर हमको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है तो इससे फ़ायदा क्या है? हम इस इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसी वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि डीएनए और आरएनए को आइसोलेट कर सकें अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बैक्टीरिया से डीएनए आइसोलेट करने में, एक प्लांट से डीएनए आइसोलेट करने में, एक एनिमल से डीएनए आइसोलेट करने में क्या कोई चेंज देखने को मिलता है, या ये जो प्रक्रिया है या जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ द सेम? क्या सभी के अंदर सेम प्रोटोकॉल फॉलो होगा या कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल भी फॉलो होता है? इसके बारे में कुछ बातचीत थोड़ी कर लेते हैं। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोटोकॉल है इट ऑल्टर्स, ये चेंज होता रहता है। एनिमल सेल के अंदर यहाँ प्रोटोकॉल दूसरा होगा, प्लांट सेल के अंदर दूसरा होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटोकॉल आपको दूसरा फॉलो करना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्लस डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह पे, कहाँ पे, किस लैब में आइसोलेट कर रहे हो तो सकता है कि आपको प्रोटोकॉल में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिले। तो ये बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो जल्दी से हम लोग इसको ज़रा सा कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे कि जीनोमिक डीएनए और टोटल आरएनए का आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है। बिकॉज दीज आर द मेन सोर्सेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मेन सोर्सेज हैं और इन्हीं से बहुत सारे आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट मैंने आपसे क्या कहा कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हो सकते हैं। एनिमल सेल से डीएनए आइसोलेट करने का प्रोटोकॉल, प्लांट सेल से और बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट करने का प्रोटोकॉल, दे कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर एक चीज़ की बात की जाए कि अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? जो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, अगर आप सोचिए तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। मैं इसको और बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, ऐसे और ऐसे। दैट मीन्स देयर आर 2 लेयर्स। पहली वाली जो लेयर है उसको हम लोग, यानी कि जो अंदर की तरफ जो लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो बाहर वाली जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। आमतौर पे हम जो सेल वॉल है उसको प्लांट्स से एसोसिएट कर देते हैं, और तो और बैक्टीरिया से भी ये एसोसिएट की जा सकती है। प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिल जाती है, और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। सेल वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर एनिमल सेल के अंदर कम से कम नहीं देख पाते। तो अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि अगर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ठीक, अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, 2 लेयर से प्रोटेक्टेड है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे या हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि हम उस सेल के अंदर के मटेरियल्स को एक्सेस कर सकें। ये बात तो लॉजिकली भी सही है और समझ में भी आ रही होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन केवल पाई जाती है तब ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सेल वॉल पाई जाती है तो अगेन हमें सेल वॉल का डिसरप्शन
बहुत सारे मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आगे कि अगर सेल मेम्ब्रेन है तो सेल लाइसिस कराने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर सेल वॉल भी मौजूद है तो हमें सेल वॉल का मैकेनिकल डिसरप्शन कराना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू ही आप डिसरप्शन कराएं। कई दफ़ा आप जैसे मैकेनिकल प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो ग्राइंडिंग वगैरह के थ्रू आप सेल वॉल को डिसरप्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप सेल वॉल को डिग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को आप SDS वगैरह से ट्रीट कर देते हैं तो वो जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्युबलाइज हो जाती है और उसके अंदर का मटेरियल बाहर आ सकता है, सेल की लाइसिस हो सकती है। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि आइसोलेशन के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूँ कि कई बार जब आप आइसोलेशन कर रहे होते हैं DNA का, कई बार जब आप DNA का आइसोलेशन कर रहे होते हैं तो DNA जो है वो उतना प्योर फॉर्म में नहीं आ पाता। कई बार क्या मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है कि DNA जो है वो आपका बहुत प्योर फॉर्म में नहीं आ पाता। तो फिर क्या किया जाए? एक और सवाल उठता है कि अगर DNA प्योर फॉर्म में नहीं है तो क्या किया जाए? अगर कोई चीज़ इम्प्योर फॉर्म में है तो हमें उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे तो बात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स की है, इसीलिए हमें उसे प्योर करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, तो अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि आखिर इम्प्योरिटी किस किस चीज़ की हो सकती है। यानी कि अगर आप DNA को आइसोलेट कर रहे हैं, DNA में इंटरेस्टेड हैं, तो DNA आइसोलेट करते समय किन किन चीज़ों की इम्प्योरिटीज़ पाई जा सकती है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ में आपको प्रोटीन्स की इम्प्योरिटी हो सकती है, मेटाबोलाइट्स की इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की इम्प्योरिटी ज़्यादातर सामान्य तौर पे देखने को मिलती है जब हम DNA को आइसोलेट कर लेते हैं। इसी वजह से उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हमें जाना पड़ता है। दैट मीन्स ऑफन आइसोलेशन इज़ फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन। आइसोलेशन को हम प्यूरिफिकेशन से फॉलो कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, वजह क्या है? टू रिमूव प्रोटीन्स एंड मेटाबोलाइट्स। तो ज़्यादातर केसेस में, इसके अलावा भी कई कंटामिनेशंस हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो कंटामिनेशन है वो प्रोटीन और मेटाबोलाइट का देखा जाता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है प्यूरिफिकेशन के मेथड से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम DNA या RNA का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं। ठीक, तो देखिए, कहने को मेथड्स बहुत सारे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके लैब में क्या क्या अवेलेबल है, प्लस आप कितना प्योरिटी चाहते हो। ठीक, दैट मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस आपके पास टाइम कितना है, प्लस आपकी अवेलेबिलिटी क्या क्या, किन किन कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कौन कौन से केमिकल्स आपकी लैब में अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपना DNA आइसोलेशन का प्रोसेस चूज़ कर लेते हैं। अब कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं DNA या RNA के प्यूरिफिकेशन के लिए, इसको देखते हैं। सबसे पहला मेथड और जो काफ़ी कॉमन मेथड है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म या आइसोप्रोपेनॉल मेथड। दूसरा मेथड है स्पिन कॉलम विद सिलिका मेम्ब्रेन। तीसरा मेथड है मैग्नेटिक बीड मेथड। चौथा मेथड है C-टैप मेथड और पांचवा मेथड है एनायन एक्सचेंज मेथड। इसके अलावा भी और मेथड्स हो सकते हैं, बट इतनी बातें तो थोड़ी बहुत हमें इनके बारे में बातचीत रहनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा सा पता आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके बन जाते हैं। ठीक, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड जो है DNA आइसोलेशन के लिए। आइसोप्रोपेनॉल आप RNA आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड आप DNA आइसोलेशन के लिए, आइसोप्रोपेनॉल जो है वो आप DNA प्यूरिफिकेशन के लिए, और आइसोप्रोपेनॉल जो है वो आप RNA प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, ये जो मेथड्स मैंने बताए ये प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं।
आइसोलेट तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह करने के बाद आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन है, जैसे मैंने कहा प्रोटीन, मेटाबोलाइट वगैरह का बहुत सारा कंटामिनेशन है। इसीलिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स डाल देते हैं बीच में ताकि मेरा जो डीएनए जो बन के आ रहा है वो काफ़ी प्योर फॉर्म में मुझे मिल जाए। ठीक, तो ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं, कई सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे चलते चलते। चलिए, तो यहाँ तक की बातचीत हम लोगों की पूरी हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हम एक ही बार में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हम लोग एक ही बार में, यानी कि एक ही बार से मेरा मतलब है कि एक ही बायोलॉजिकल सैंपल से क्या हम लोग डीएनए और आरएनए दोनों नहीं निकाल सकते? सवाल ये उठता है कि क्या एक ही बायोलॉजिकल सैंपल से हम क्या डीएनए और आरएनए निकाल सकते हैं एक साथ या नहीं निकाल सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे तो ये समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल सैंपल आ गया, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास कुछ सेल्स आ गए हैं एज बायोलॉजिकल सैंपल और मुझसे कहा जा रहा है कि आप जो है इसमें से डीएनए भी निकाल दीजिए और आरएनए भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या, किस तरीके से आप उस पर आगे काम करेंगे, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सेल की लाइसिस करवा दी जाए। जैसा मैंने बताया, अगर सेल मेम्ब्रेन हो तो वो आराम से टूट जाएगी, अगर सेल वॉल भी होगी तो आप किसी होमोजेनाइजेशन मेथड से या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड से या एंजाइम मेथड से आप उस सेल वॉल को सॉल्युबलाइज कर दीजिए, उस सेल वॉल को हटा दीजिए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके उसको रिमूव आउट कर दीजिए और उसके बाद प्रोटीनेज का ट्रीटमेंट कर दीजिए। ठीक है, पहले क्या किया, सेल का लाइसिस कर दिया। जैसे ही सेल लाइसिस किया तो ये सेल था, इस सेल के अंदर क्या जितना भी मटेरियल था वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इस सेल के अंदर की थी वो बाहर निकल आएंगी। अब सबसे ज़्यादा खतरा मुझे किस चीज़ का है? प्रोटीन का है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि प्रोटीन का कंटामिनेशन जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर प्रोटीन का कंटामिनेशन हमें सबसे अधिक देखने को मिल रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा सावधान प्रोटीन से ही रहना पड़ेगा। अब प्रोटीन से सावधान रहने का क्या मतलब है? किसी तरीके से हम प्रोटीन को वहाँ से रिमूव कर दें। ठीक, तो प्रोटीन को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रोटीनेज का ट्रीटमेंट। प्रोटीनेज क्या होता है? एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। प्रोटीन को एक बार डिग्रेड हो गया तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन करके प्रोटीन को नीचे प्रेसिपिटेट आउट करवा सकते हैं। सुपरनेटेंट ले लीजिए, उसमें आपका बाकी मटेरियल हो जाएगा, ये सेल की जो डेब्रीज वगैरह है वो सब निकल के बाहर हो जाएगी प्रेसिपिटेट में। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके वजह से आप प्रोटीनेज ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, उसके बाद सेल की जो डेब्रीज थी या सेल की जो मेम्ब्रेन वगैरह थी या बाकी चीज़ें थी वो डिज़ोल्व हो चुकी हैं और वो मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ चुकी हैं। और उसके बाद हम जो सुपरनेटेंट था उसको यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कार्ड कर दी हैं। अब जो मेरा सुपरनेटेंट है उसमें मेरा आरएनए भी है, डीएनए भी है। बात समझ में आ गई? जो सुपरनेटेंट था जिसको हमने ले लिया प्रेसिपिटेट में, तो आपकी सेल वॉल वगैरह थी, बाकी जो सेल डेब्रीज वगैरह थी वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो मेरा सुपरनेटेंट था उसके अंदर मेरा डीएनए भी था, उसके अंदर मेरा आरएनए भी था। ठीक है, तो मैं उसके 2 एलिकोड्स कर लूँगा। इसी को मैं जो बचा हुआ था, जो मेरे पास आफ्टर प्रोटीनेज ट्रीटमेंट जो बच गया था, उसी को मैं क्या कह रहा हूँ? टोटल न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन। क्या बोलता हूँ मैं? टोटल न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन। टोटल न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? जितना न्यूक्लिक एसिड था उसी को मैं टोटल न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन के नाम से कह देता हूँ। ठीक, अब इस टोटल न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन के मैंने 2 पार्ट कर लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डीएनए भी आइसोलेट करना था, मुझे यहाँ पे आरएनए भी आइसोलेट करना था, तो इसीलिए मैंने उसके 2 पोर्शन कर लिए। ठीक है, अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही आप डीएनएज यूज़, एक फ्रैक्शन के अंदर आप क्या करिए? डीएनएज का इस्तेमाल कर लीजिए। डीएनएज का मतलब क्या होता है? डीएनएज एक ऐसा एंजाइम है, डीएनएज इज़ दैट एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द डीएनए। तो ज़रा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे
कि DNase इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द DNA। अगर मैं RNase की बात करूंगा तो ये RNase का क्या कॉन्सेप्ट है? इट ब्रेक्स डाउन द RNA। तो पहला जो एलिक्वेट मैंने बनाया था या पहला जो मैंने फ्रैक्शन लिया था उसमें मैंने DNase ऐड कर दिया। अगर मैं DNase ऐड कर दूंगा तो DNA सारा का सारा डिग्रेड हो जाएगा, बचने वाली चीज़ जो होगी यहाँ पे वो क्या होगी? वो मेरा होगा RNA। तो मेरे हाथ में क्या आ गया है जी? RNA आ गया है इस केस में। और वहीं अगर दूसरे केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब मैं RNase यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में क्या आ गया बच के? DNA। तो दैट मीन्स एक ही बायोलॉजिकल सैंपल से मैं दोनों चीज़ें निकाल सकता हूँ, DNA और RNA, डिपेंडिंग अपॉन मैं उसमें DNase यूज़ कर रहा हूँ या RNase यूज़ कर रहा हूँ उस बेसिस पे। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपसे बात भी की थी कि सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट्स के अंदर भी और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। तो यहाँ पे एक बात बतानी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप सेल वॉल को रिमूव कैसे करें। तो अक्सर आपने सब पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेक्टिन, सेल्यूलोज वगैरह की पाई जाती है। तो अक्सर आप इसको रिमूव करने के लिए एंजाइम्स का सहारा लेते हैं। अब किस टाइप के एंजाइम्स का सहारा लिया जाएगा? तो सबसे पहले अगर आप देखिए यहाँ पे सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है। अगर सेल्यूलोज है, आपकी जो सेल वॉल बनी हुई है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाले एंजाइम का नाम क्या हो गया? सेल्यूलेज हो गया। पेक्टिन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम का नाम क्या हो गया? पेक्टिनेज हो गया। तो ये कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनसे आप सेल वॉल को डिग्रेड करा सकते हैं। वहीं अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है और इसको डिग्रेड करने के लिए आपको लाइसोजाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज या पेक्टिन की नहीं बनी हुई होती। तो सेल्यूलोज या पेक्टिन जो है वो इस सेल वॉल के ऊपर काम नहीं कर पाता। सेल्यूलेज और पेक्टिनेज जो एंजाइम्स हैं ये सेल वॉल के ऊपर या बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर काम नहीं कर पाएगी। तो वहाँ के लिए मुझे एक दूसरा एंजाइम चाहिए जिसको मैं लाइसोजाइम बोलता हूँ या लाइसोजाइम बोलता हूँ। ठीक है, इतनी बातचीत हम लोगों को समझ में आ गई। तो प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोगों ने इन डेप्थ यहाँ तक बातचीत कर ली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मेरा फिनॉल क्लोरोफॉर्म DNA एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड जो है ये एक सब पार्ट है या एग्जाम्पल है लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का। तो इस टेक्निक का नाम क्या है? लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक से आप क्या समझते हो? यहाँ पे दो लिक्विड्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दो लिक्विड्स मान लीजिए, एक सॉल्वेंट A मान लीजिए और दूसरा सॉल्वेंट B मान लीजिए। ठीक है, एक सॉल्वेंट A मान लीजिए, दूसरा सॉल्वेंट B मान लीजिए, लेकिन शर्त एक है। एक शर्त यहाँ पे ये है कि दोनों सॉल्वेंट्स को आपस में मिक्स नहीं होना है। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्वेंट A शुड रिमेन इमिसिबल विद सॉल्वेंट B। दोनों आपस में कांटेक्ट में आए और मिक्स ना होने पाए, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? दो चीज़ आपस में मिक्स कब नहीं होती? अगर आप सोचें कि आप और आपके सपोज़ करिए आप कॉलेज जाते हैं, आप और आपके बगल में जो आपका दोस्त बैठा हुआ है या आपके बगल में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर उसका नेचर आपसे बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है, आप हंसी मजाक करने वाले हैं, वो बहुत सीरियस रहने वाला है, अगर इस तरीके का कुछ अगर सिनेरियो होता है तो क्या होगा? आप दोनों के बीच में दोस्ती उतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्यों? बिकॉज यू आर डिफरेंट, आप मूल स्वरूप में एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसीलिए आपकी दोस्ती जो है वो नहीं होगी। सेम वे में हम दो सॉल्वेंट्स यहाँ पे कुछ इस तरीके के चूज़ कर रहे हैं जिनका जो बेसिक नेचर है दैट इज़ डिफरेंट। बेसिक नेचर से मैं क्या समझता हूँ? जैसे सपोज़ करिए अपने केस में मैं सॉल्वेंट A को पोलर यूज़ करता हूँ। पोलर मतलब क्या होता है? पोलर मतलब ये हो गया जिसके ऊपर एक एंड पे या एक पोजीशन पे स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, ये पोलैरिटी कहलाती है। पोलराइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं।
ठीक है। तो अब अगर पोलराइज्ड है कोई चीज़ तो वो जाहिर सी बात है किसी ऐसी चीज़ से इंटरैक्ट करेगी जो पोलर हो, क्योंकि आपने सुना भी होगा यहाँ पे एक बड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, आपने पढ़ा भी होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट मौजूद है तो वो पोलर चीज़ों को ही सॉल्युबलाइज करेगा अपने अंदर, और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट मौजूद है तो वो नॉन पोलर चीज़ों को अपने अंदर सॉल्युबलाइज करेगा। नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक जो हो, वाटर लविंग ना हो, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो पानी के अंदर सॉल्युबल ना हो, ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो। तो मैं यहाँ पे दो लेयर्स ऐसी भी ले सकता हूँ, जैसे वाटर और ऑयल की लेयर ले ली, ये भी आपस में मिक्स नहीं होंगी। कभी आप देखिए तेल डाल करके देखिए पानी के अंदर, कभी भी मिक्स नहीं होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सॉल्वेंट्स ऐसे रख लिए हैं, वी हैव टू सॉल्वेंट्स, एक सॉल्वेंट ए है, दूसरा सॉल्वेंट बी है, और एक बात और है कि बीच में एक लेयर बनी हुई है इंटरफेज की, फेज बाउंड्री। बेसिकली इसको, इन दोनों फेज को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली एक इंटरफेस जैसा है कुछ बीच में। तो ये पोलर है, सॉल्वेंट ए हमारे लिए पोलर है, सॉल्वेंट बी जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब कि ये जो हाइड्रोफोबिक चीज़ें हैं उनको सॉल्युबलाइज कर लेगा, और पोलर जो है वो हाइड्रोफिलिक चीज़ों को सॉल्युबलाइज करेगा। ये नॉन पोलर किसको सॉल्युबलाइज करेगा? हाइड्रोफोबिक को। पोलर किन चीज़ों को करेगा? हाइड्रोफिलिक को। ठीक, समझ में आ गई ये बात? अच्छे से समझ में आ गई। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसके अंदर, यानी कि ये जो दो लेयर्स बन चुकी हैं, मान लीजिए ऊपर से मैं कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ पे डालूँ जिसका नेचर पोलर है, कोई मैं ऐसी चीज़ ऊपर से डाल रहा हूँ, कोई ऐसा सॉल्यूट डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्यूट बोल देता हूँ, पोलर सॉल्यूट। मैं कोई ऐसा सॉल्यूट ऊपर से डाल रहा हूँ जो कि पोलर इन नेचर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये सॉल्वेंट ए के अंदर ही रह जाएगा, सॉल्वेंट बी के अंदर नहीं जा पाएगा। ये कहाँ रह जाएगा? सॉल्वेंट ए के अंदर ही रह जाएगा, सॉल्वेंट बी के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि सॉल्वेंट बी का नेचर जो मूल स्वरूप है वो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है। वहाँ पे पोलर का क्या काम है? जैसे आप किसी शादी में जाएं, एक एग्जांपल और आपको दे देता हूँ। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, अब शादी में बहुत बड़े बड़े अंकल लोग भी हैं और आपके यार दोस्त भी कहीं खड़े हुए हैं, तो आप शादी के अंदर पहुँचे तो आप बड़े अंकलों के साथ जा कर के नहीं खड़े हो जाते। आपका मूड करता है कि आप अपने जो साथ का ग्रुप है, या आपके जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं, या आपके साथ वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ जा कर के आप बातचीत करें। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसका जैसा नेचर होता है, उसमें वैसी ही चीज़ें आकर के सॉल्युबलाइज होने लगती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि पोलर सॉल्यूट अगर आप ऊपर से डाल रहे हो तो वो सॉल्वेंट ए के अंदर आके सॉल्युबलाइज हो जाएगा और सॉल्वेंट बी तक नहीं जाएगा। सेम वे में अगर मैं कोई नॉन पोलर चीज़ ले रहा हूँ, सपोज़ करिए मैंने कोई नॉन पोलर चीज़ ले ली थी, तो नॉन पोलर चीज़ जो है वो सीधे सीधे, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट लिया तो वो सीधे आ जाएगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि सॉल्वेंट बी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिल रही है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो जाती है, किसी सॉल्वेंट में नहीं हो पाती। तो बेसिक ये चीज़ है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने क्या कही कि ये दोनों की दोनों लेयर्स जो होंगी वो आपस में इमिसिबल होंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हम डीएनए और आरएनए की यहाँ पे बात करने वाले हैं। मेरा सोल एम क्या है कि डीएनए को आइसोलेट कर लें, आरएनए को आइसोलेट कर लें, ये मेरा मेन एम है। यहाँ पे हमें प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रोटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इफ़ प्रोटीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड देन वी कैन डिस्कार्ड इट और वी कैन डीनेचर इट एंड रिमूव इट, ठीक है। तो
कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप प्रोटीन को डीनेचर करवा दीजिए और उसके बाद उसको रिमूव करवा दीजिए। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो प्रोटीनेज के नाम का एक कंपाउंड है, एक एंजाइम है, सॉरी। ये क्या करता है, किसी भी प्रोटीन को तोड़ देता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा और उसके बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करा के क्या करना है, रिमूव कर देना है। जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, आप सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो वो सारा का सारा सेल डेब्रीज फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपको केवल जो सुपरनेटेंट है उसका इस्तेमाल करना है, बाकी जो सेल डेब्रीज थी उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि डीनेचर करके रिमूव कर दिया जाता है। डीनेचरिंग का करने का मतलब क्या है कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी चीज़ को ले आइए। अब प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता है, क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो अगर मैं किसी प्रोटीन को क्वाटरनरी, टर्शरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में ले आता हूँ तो उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन अपना नेटिव स्ट्रक्चर खो करके अपने एक लीनियर फॉर्म में आ जाता है, उसी को डीनेचुरेशन बोलते हैं। आई बिलीव इतनी बातचीत समझ में आ गई होगी। खैर, ये बायोकेमिस्ट्री की बातचीत मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो आइए अब बात करते हैं कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड में क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड एक मेथड ऊपर सीख लिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब हम लोग अपने फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड्स पे वापस आकर के डिस्कस करते हैं कि आखिर जो हमने सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी ऊपर कह दिया था, अगर हम इसी चीज़ को फिनॉल क्लोरोफॉर्म पे लागू करें तो किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो इसी की बातचीत मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि फिनॉल जो है वो ऑर्गेनिक फेज़ का है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ हाइड्रोफोबिक। वो कैसा, उसका नेचर क्या है, पानी का विरोधी है, वाटर रिपेलेंट है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, पानी के साथ कभी भी इंटरैक्ट करना नहीं चाहेगा। ये नेचर है फिनॉल का, इट इज़ ए ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, और तो और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है? क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी अधिक होती है। तो जब भी हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड, तो फिनॉल जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक फेज़ का है, हायर डेंसिटी का होगा, ऑर्गेनिक फेज़ का होगा, हायर डेंसिटी का होगा। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो लोअर फेज़ में जाएगा। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे रिमूव कर लीजिए, ये गलती से लिख गया है। ये कहाँ पे जाएगा, लोअर फेज़ में जाएगा, और जो लोअर डेंसिटी जिसकी होगी वो कहाँ पे जाएगा, अपर फेज़ में जाएगा। ठीक, इतनी बातचीत हम लोगों को समझ में आ गई। तो हायर डेंसिटी होगी तो वो लोअर फेज़ में जाएगा, लोअर फेज़ मतलब नीचे की तरफ रहेगा, और जिसकी लोअर डेंसिटी होगी वो अपर फेज़ में जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की बात हम लोग और थोड़ी सी कर लेते हैं। फिनॉल में हम लोगों ने बता दिया। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म जो है वो पोलर इन नेचर होता है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब, अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, पोलर, हाइड्रोफिलिक, ऑर्गेनिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अगर हाइड्रोफिलिक है तो ये किसी भी पोलर कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड होगा, और तो और किसी भी पोलर चीज़ को सॉल्युबलाइज करने में इंटरेस्टेड होगा, वाटर सॉल्युबल चीज़ के साथ इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड होगा, और लो डेंसिटी होने की वजह से ये फिनॉल वाली लेयर के ऊपर मौजूद होता है। दैट मीन्स अगर ये क्लोरोफॉर्म की लेयर है तो ये फिनॉल की लेयर होगी, बीच में एक आपका, जिसको कह सकते हैं कि आपका एक इंटरफेस मौजूद हो सकता है। ठीक है, अब डीएनए, आपको पता है कि डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास चार्जेस होते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस डीएनए का नेचर पोलर होता है। ठीक, तो डीएनए जो है इसके पास फॉस्फेट रेजिड्यूज पाए जाते हैं। फॉस्फेट रेजिड्यूज, क्यों फॉस्फेट रेजिड्यूज पाए जाते हैं भाई? आपको पता है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, याद होगा ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो शुगर पाई जाती है, प्लस नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है,
और आपका फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, अब इस फॉस्फेट की वजह से क्या है, आपका जो डीएनए है वो चार्ज्ड है। अगर डीएनए चार्ज्ड है तो वो क्या करेगा, आराम से पोलर जो मेरा सॉल्वेंट था उसके साथ आराम से जाकर के इंटरेक्ट करेगा। कौन सा था पोलर सॉल्वेंट, हमारा क्लोरोफॉर्म था। तो ये डीएनए जो है क्लोरोफॉर्म के अंदर आराम से जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे कि किसी एक सॉल्वेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, उसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से ही कोई सॉल्यूट जा करके उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो पाएगा। इतनी बातचीत हमने कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। ये मैंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो ऊपर वाली लेयर है, दिस इज़ मेड अप ऑफ क्लोरोफॉर्म, या आप एक्वस लेयर भी इसको बोल सकते हैं, वाटर का लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो CHCl3 और H2O यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको आप पोलर बोलेंगे, इसकी डेंसिटी लो रहेगी, ये ऊपर की तरफ रहेगा, एक्वस फेज़ है। और ये नीचे वाली लेयर, नीचे वाली जो लेयर है ये फिनॉल की लेयर है, लेस पोलर है, डेंसिटी बहुत हाई है, इसलिए नीचे की तरफ रहती है, इसी को आप ऑर्गेनिक फेज़ कहते हैं। अब ये जो रियल एक्सपेरिमेंट है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। एक तो ये ऊपर वाली लेयर है, आपको दिख पा रही होगी, ये वाली लेयर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस लेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये एक्वस फेज़ है बेसिकली, दिस इज़ योर एक्वस फेज़। ये जो बीच वाला जो है, दिस इज़ योर इंटरफेज़। और लास्ट वाला जो है, दिस बेसिकली इज़ योर ऑर्गेनिक फेज़, ऑर्गेनिक फेज़। इसी को आप कहते हो ऑर्गेनिक फेज़। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए है दैट वुड बी प्रेजेंट इन द एक्वस फेज़, वो मेरा एक्वस फेज़ में प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको बट नेचुरल रीज़न से मैंने बता भी दी। ये फ़ोटोग्राफ मैंने ओपन वेट वेयर से मैंने ऑब्टेन की हुई है, तो मैंने इसका क्रेडिट यहाँ पे दे रखा है। आइए अब बात करते हैं, पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डीएनए का आइसोलेशन किया जा सकता है। अब तक मैंने बहुत सारी जनरलाइज्ड बातें आपसे डिस्कस करी। अब उन सारी की सारी जनरलाइज्ड बातों को हम लोग यूज़ करेंगे और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते चलेंगे कि आखिर डीएनए का आइसोलेशन होता किस तरीके से है। एक प्रोटोकॉल, एक जनरलाइज्ड प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, और जितनी भी बातें ऊपर हमने डिस्कस की उन सब का यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब जो भी बातचीत हमने यहाँ पे की हुई है, ये यहाँ पे ब्लैक से मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने पर्पल कलर से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर एक पॉइंट का, और उसके बारे में कुछ इलैबोरेशंस भी किए हुए हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो अब पहली चीज़ बात करते हैं जो सोर्स है। ये सोर्स कोई भी हो सकता है जहाँ से आप डीएनए उठाना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द डीएनए। तो सोर्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम वेयर you are obtaining DNA। तो हमारे केस में सपोज करिए हम लोग अगर इंसुलिन की बातचीत कर रहे हैं, तो इंसुलिन के केस में जो डीएनए का सोर्स होगा वो ह्यूमन बीइंग होगा। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या किया, जो भी सेल्स वगैरह था या टिश्यूज़ वगैरह था वो आपने उठा लिए। ठीक है, टिश्यू मिला या सेल मिला, सपोज़ हम लोग लिवर टिश्यू के ऊपर काम कर रहे हैं या नर्वस टिश्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, या हमारे पास कोई सेल्स हैं, उनको हमने यहाँ पे ले रखा है, मेरे पास है किसी एक सोर्स से। ह्यूमन बीइंग्स कहिए तो ह्यूमन बीइंग्स, किसी कोई इंसेक्ट कहिए तो इंसेक्ट, कहीं से भी जहाँ से आपको जहाँ से काम करना है वो आपने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी सेल्स या टिश्यूज़ आपको मिले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी सेल्स या टिश्यूज़ मुझे मिले हुए हैं यहाँ पे, उनको मैंने होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करने का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म साइज़ का या एक बराबर शेप साइज़ का हम करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे
कि अगर किसी चीज़ को हम होमोजेनाइज करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू होमोजेनाइजेशन, तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसका साइज़, सभी चीज़ों का साइज़ जो है वो एक बराबर कर देना चाहते हैं। सर जितने भी सेल्स वगैरह हैं, ऐसा ना हो कि कहीं सेल्स की क्लम्पिंग दिख रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, कहीं एक साथ जुड़े हुए हो बहुत सारे सेल्स। तो इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं होमोजेनाइज करना चाहता हूँ। तो होमोजेनाइज कर दिया हम लोगों ने। होमोजेनाइजर्स आते हैं आजकल लैब्स के अंदर, या आप कोई भी और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं सिंगल सेल सस्पेंशन बनाने के लिए बेसिकली। तो होमोजेनाइज कर लिया। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर पूरे टाइम मेंटेन करना, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो -4 डिग्री के आसपास मेंटेन करना है। टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री का मेंटेन करना है। इसके पीछे वजह क्या है, टेम्परेचर हम 4 डिग्री का क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात करूँगा। तो सबसे पहले होमोजेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। हम क्लम्पिंग अवॉइड करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ की चीज़ों को रखना चाहते हैं। और अब बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि 4 डिग्री पे 4 डिग्री एक बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है ना। 4 डिग्री क्या है, एक बहुत एक्सेसिवली लो टेम्परेचर है। इस लो टेम्परेचर पर आपके डीएनएज वगैरह काम नहीं करेंगे, ठीक है। डीएनएज क्या होते हैं, अब ये डीएनएज क्या होते हैं आपको पढ़ा होगा आपने। डीएनएज आर द एंजाइम्स दैट डिग्रेड कह सकते हैं हम लोग, और दैट ब्रेक डाउन डीएनए। तो ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर दें उनको हम लोग डीएनएज कहते हैं। अब अगर मेरा एम डीएनए को आइसोलेट करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा एम डीएनए को आइसोलेट करना है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि डीएनए का कुछ नुकसान हो, वरना फ़ायदा क्या है। अगर डीएनए टूटा फूटा मेरे हाथ में आया तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो मुझे ये अश्योर करना है कि जो डीएनए मेरे पास आए वो टूटा फूटा ना आए। टूटा फूटा किस तरीके से आ सकता है, डीएनएज की एक्टिविटी की वजह से आ सकता है। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ, डीएनएज को ब्लॉक कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि डीएनएज एक तरीके के एंजाइम हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रखा तो डीएनएज का एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा या निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर मौजूद भी होंगे एनवायरनमेंट में तो निष्क्रिय हो जाएंगे। इस वजह से टेम्परेचर पूरे टाइम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, या आइस के ऊपर ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट प्लान किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यूज़ स्टेराइल इक्विपमेंट्स। बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं लैब के अंदर जो बहुत इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते। अगर आप स्टेराइल इक्विपमेंट नहीं यूज़ करेंगे, हो सकता है कोई और डीएनए पार्टिकल जो आप नहीं चाहते थे या जो आपका इंटरेस्ट नहीं था, वो डीएनए पार्टिकल भी अगर मौजूद होगा उस एरिया में या उस इक्विपमेंट में, तो वो आपके डीएनए के साथ वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हमें जो भी इक्विपमेंट यूज़ करना है उसको अच्छी तरीके से पहले से ही स्टेरिलाइज करके रखना है और फिर ही यूज़ करना है, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्यूलर लाइसिस की। अब सेल्यूलर लाइसिस का मतलब यही है कि सेल का ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाना। अब सेल्यूलर लाइसिस में हम सेल वॉल भी कंसिडर कर ले रहे हैं और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी कंसिडर कर ले रहे हैं कि हमको दोनों को ही तोड़ देना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक साथ ही मेंशन कर दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो, या तो डिटर्जेंट्स यूज़ करिए, लाइसोजाइम्स यूज़ करिए, सेल्यूलेज यूज़ करिए, पेक्टिनेज यूज़ करिए, या आप किसी कोई और मेथड आप यूज़ करना चाहें, एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करना चाहें या केमिकल मेथड यूज़ करना चाहें जिससे कि हम डिग्रेडेशन लाइसिस करवा सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सेलुलर लाइसिस का, ठीक। अब सेल का अगर लाइसिस हो जा रहा है, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर ये एक सेल था, ठीक है, इस सेल का लाइसिस हो जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये सेल के अंदर ये पूरा का पूरा जो मटेरियल था वो बाहर आ जाएगा। जितना भी यहाँ पे मटेरियल था इस सेल के अंदर, वो अब क्या होगा,
बाहर आने लगेगा या आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाने लगेगा। ठीक है, अब फिर वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल हो, कोई भी चीज़ होगी, अगर सेल की लाइसिस होगी तो सारा बाहर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ढंग से समझ लेनी है कि हमें अपना डीएनए हर कीमत पे बचाना है। डीएनए अगर ब्रेक हो गया तो हमारा इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट का क्या काम है, ध्यान से समझिएगा। एक सबसे पहले तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, EDTA भी है, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल सिट्रेट भी होता है। मेजरली EDTA इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर लैब्स के अंदर, जहाँ पर हमारा पर्पज़ क्या है, EDTA यूज़ क्यों करना है किसी एक्सपेरिमेंट में, या चिलेटिंग एजेंट का फ़ायदा क्या होता है, समझने की बात है यहाँ पे। जब आप चिलेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो EDTA क्या करता है, जितने भी कैल्शियम वगैरह आयंस हैं, Mg2+ आयंस हैं, उनके साथ बाइंड कर जाता है। जितने भी कैल्शियम आयंस हैं, जैसे Ca2+ है या Mg2+ है, इनके साथ आ करके चिलेट कर जाएगा EDTA, इनको बाइंड कर लेगा। अब आप सोचोगे कि इनको बाइंड करने का क्या फ़ायदा है, डीएनए से बाइंड करता तब भी कोई बात थी, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से बाइंड करने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे अगेन समझने की कोशिश करिएगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, न्यूक्लियस अगर मौजूद है तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, किसी भी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर देगा। तो डीएनए अगर मौजूद है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, तो डीएनए को वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हम किसी तरीके से न्यूक्लियस को काम करने से रोकते हैं। तो एक चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि हम लोग टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि EDTA का इस्तेमाल। EDTA क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को चिलेट कर लेगा, बांध देगा एक साथ, रोक लेगा उनके काम को। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियेजेस हैं उनका जो कुछ इस तरीके से उनका अरेंजमेंट है कि उनको ये कोफैक्टर्स के फॉर्म में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस या जो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ज़्यादातर चाहिए होते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस, या उनकी एक्टिविटी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम किसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हटा लेते हैं तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा और मेरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस की एक्टिविटी से बच जाएगा। यही वजह है कि EDTA जो है वो डालना पड़ता है, EDTA का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे चिलेशन कर दिया, चिलेटिंग एजेंट्स की वजह से चिलेशन कर दिया। अब मेरा डीएनए जो है वो सेफ़ है, डीएनए जो है वो सेफ़ है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि बीच बीच में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करते रहना पड़ेगा। जैसे कि सेल्यूलर लाइसिस आपने करी, अब जैसे कि आपकी ये टेस्ट ट्यूब थी, राइट, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही लाइसिस हुई। लाइसिस होने के बाद जितना भी मटेरियल है वो भी यहाँ पे मौजूद है और सेल डेब्रिस भी यहाँ पे मौजूद है, डेब्रिस भी है, आपका डीएनए आरएनए वगैरह भी है, सारी चीज़ें सब कुछ यहीं पे है। तो हम क्या करते हैं, जो सेल्यूलर डेब्रिस हो गई, जैसे कि जो सेल वॉल हो गई या सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो पाई जा रही है इसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, क्योंकि वो हैवी होगा, सेल्यूलर डेब्रिस होगी या सेल वॉल जो होगी वो हैवी होगी, उस हैवी होने की वजह से वो क्या होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो कम ही रोटेशन पर मिनट के ऊपर वो जल्दी ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो जितना भी सेल डेब्रिस के फॉर्म में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। सेल डेब्रिस प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ कंपाउंड्स अदर दैन डीएनए। भाई हमें तो सिर्फ डीएनए की ही आवश्यकता है, हम किसी और चीज़ के चक्कर में क्यों फंसे, सबसे सिंपल सी बात तो ये। और प्लस हम चाहते हैं कि हमें मेरे पास कोई कंटामिनेशन ना आए।
तो मेरा सोल एम तो यही होना चाहिए कि मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ या बाकी चीज़ों को इस एक्सपेरिमेंट से हटा दूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को भी मिल रही है कि हम बाकी चीज़ों को हटाने के लिए, बाकी चीज़ों में मेन चीज़ क्या है, मेरी प्रोटीन्स है और आरएनए है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रोटीनेज के नाम का एक, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, प्रोटीनेज के यहाँ पे दे देता हूँ, सॉल्यूशन के अंदर डाल देता हूँ और साथ में आरएनएज ए भी डाल देता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि प्रोटीनेज क्या करेगा, जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनको रिमूव कर देगा और आरएनएज क्या करेगा, जितने भी आरएनए होंगे उनको भी रिमूव कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ तक के बाद मेरा डीएनए, अब तो मेरे मीडिया के अंदर सॉल्यूशन में क्या बचा है, डीएनए आ गया है। तो यहाँ पे डीएनए सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो बेसिकली इतना ही हो गया, लेकिन अब ये जो डीएनए है इसमें बहुत सारे आपके कंटामिनेंट्स मौजूद होंगे जो आप नहीं चाहेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में आपके साथ रहें। अब मुझे क्या करना है, आगे यहाँ से प्यूरिफिकेशन की बातचीत शुरू करनी है। किस तरीके से हम लोग डीएनए को और प्यूरिफाई करने की कोशिश करें। ठीक, अब आता है जो सबसे पहला मेथड है, वो आ जाता है फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। अभी हम लोगों ने फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के बारे में काफ़ी सारी बातचीत की थी, तो इसमें अब दोबारा से इसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उससे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड, दोनों लेयर्स आपस में इमिसिबल होंगी, ये पहले ही बात कर चुके हैं, मिक्स नहीं होंगी। दूसरी चीज़, डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा, कहाँ, क्लोरोफॉर्म वाली लेयर पे सेपरेट हो जाएगा। क्यों, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया है कि डीएनए जो है वो फॉस्फेट, उस पर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो पोलर है। अगर वो पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही जाएगा, हाइड्रोफिलिक फेज़ के अंदर ही जाएगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ फिनॉल का क्या मतलब है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फिनॉल जो है, अगर कोई प्रोटीन बचा रह गया है, जैसे कि प्रोटीनेज के तो आपने ऊपर दे ही दिया था, लेकिन फिर भी कई बार प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए से एसोसिएटेड रहते हैं। आपको पता होगा ना, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह के बारे में आपको आइडिया होगा। तो कई बार प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए से एसोसिएटेड रहते हैं। भाई चाहे एसोसिएटेड वाले प्रोटीन्स हो चाहे ऐसे ही वाले प्रोटीन्स हो, दोनों ही केसेस में हम प्रोटीन्स नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेरे पास प्योर डीएनए मौजूद रहे। तो फिनॉल का एक काम ये भी है कि वो डिसोसिएट करवा देगा प्रोटीन्स बाउंड टू द डीएनए। दैट मीन्स अगर कोई डीएनए मटेरियल अगर ऐसा है मेरे पास, ऐसा करके डीएनए मटेरियल है और इसके ऊपर यहाँ पे मेरे प्रोटीन्स मौजूद हैं, स्टोन प्रोटीन्स या कोई भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो फिनॉल के कांटेक्ट में आते ही ये जो प्रोटीन्स हैं वो निकल करके बाहर हो जाएंगे और किस में चले जाएंगे, फिनॉलिक लेयर में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे फिनॉलिक लेयर में, मैंने आपको बताया भी कि फिनॉल जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक है बेसिकली। तो इसीलिए वहाँ पे सारे के सारे प्रोटीन्स जो डिसोसिएट हुए थे वो सारे के सारे अब फिनॉल के अंदर चले जाएंगे। बाकी क्लोरोफॉर्म का क्या काम है, प्रोटीन और लिपिड को डीनेचर कर देना। अगर कोई भी प्रोटीन या लिपिड अगर क्लोरोफॉर्म लेयर में मौजूद है या क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत डीनेचर हो जाता है। दूसरा काम क्या था, डीएनए को सॉल्युबलाइज कर लेना अपने अंदर, क्लोरोफॉर्म का काम हो गया। क्लोरोफॉर्म का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, CHCl3, ठीक है, CHCl3, इस तरीके से कुछ कहानी है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, अब समझ पा रहे होंगे कि आप ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, तो इसी वजह से पोलैरिटी यहाँ पे देखी जाती है CHCl3 की वजह से। चलिए अब आगे आ जाते हैं कि जैसे ही आप फिनॉल क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स करते हो तो वहाँ पे 3 लेयर्स आपको दिखने लग जाती हैं। एक तो एक्वस फेज़, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, इंटरफेज़ और ऑर्गेनिक फेज़, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। एक्वस फेज़ के अंदर डीएनए जाता है और इंटरफेज़ और ऑर्गेनिक फेज़ के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स पहुँच जाते हैं। ठीक है, इतनी बातचीत हमने कर ली थी। अब अगर नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूँ तो ये तो मैंने बता दिया कि एक्वस फेज़ जो है वो डीएनए को अपने अंदर लिए रहता है, ये बातचीत तो हम लोगों ने कर ली थी। अब डीएनए को आपको क्या करना है, जो भी एक्वस फेज़ था
वहाँ से डीएनए को पिपेट आउट कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जो एक्वस फेज वाला एरिया है, ये वाला जो एक्वस फेज वाला एरिया है, इसको आप पिपेट से सक आउट कर लेंगे। ठीक है, पिपेट होती है, पिपेट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन उसको सक आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो यहीं पे मौजूद है, इसीलिए मैं इसको सक आउट यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पिपेट। ठीक है, तो ये काम भी हो गया। पिपेट आउट करने के बाद मैंने क्या किया, पिपेट आउट करने के बाद मैंने इसको मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया था, या एक एपेंडॉफ ट्यूब के अंदर डाल दिया, जो भी मेरे पास एक्वस फेज़ यहाँ पे आया। अब इस एक्वस फेज़ में मैं इथेनॉल ऐड कर देता हूँ, इथेनॉल ऐड कर देता हूँ, C2H5OH को ऐड कर देता हूँ। अब C2H5OH का क्या पर्पज़ है, क्या काम होगा, C2H5OH क्या कर देगा? इसका बेसिक सा काम ये है कि ये डीएनए जो कि यहाँ पे मौजूद है सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में है, डीएनए जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर है डीएनए, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि ये प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डीएनए जो है इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, और जब प्रेसिपिटेट हो रहा है तो आप एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन कर दीजिए, एक दो बार सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, वॉशिंग कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा सा पैलेट बन के आ जाएगा। ठीक है, पैलेट फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो कुछ सिनेरियो इस तरीके का आपको दिखेगा, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पैलेट बना है, दिस पैलेट, ये पैलेट आपका किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई, आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ से जितना भी इथेनॉल था उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेट होने देते हैं। तो अलाउ इथेनॉल टू इवेपोरेट, अलाउ इथेनॉल टू इवेपोरेट। तो थोड़ी देर बाद ये इवेपोरेट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो पैलेट बना हुआ था उसको आप TE बफर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हो। TE बफर, TE मतलब क्या हो गया, ट्रिस EDTA बफर। ट्रिस का क्या काम है, बेसिकली एक तरीके का बफर है, बफर प्रोवाइड कर रहा है ताकि डीएनए के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े, या डीएनए जो है वो कहीं से डीनेचर वगैरह ना हो जाए। एक बफर की तरीके से काम है, इसका pH वगैरह सब कुछ बराबर रहे, ये सब देखने का काम है। और EDTA तो आपको पता ही है कि चिलेटिंग एजेंट है। तो EDTA का क्या पर्पस होगा, EDTA कोशिश करेगा कि कोई भी जो इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम, वो सारी उसके कांटेक्ट में ना आने पाए ताकि ब्रेक डाउन ना हो जाए। इतनी बातचीत, ये पूरा प्रोसेस है ऑर्गेनिक मतलब एक्सट्रैक्शन, जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के ज़रिए हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो गई। ठीक है, अब आइए बातचीत करते हैं सिलिका बेस्ड मेथड के बारे में। एक और मेथड है, तो ऑर्गेनिक मेथड जो था वो फर्स्ट मेथड था, ये जो मेथड है दिस इज़ कॉल्ड है सिलिका बेस्ड मेथड। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं, कौन कौन से मेथड्स पे काम किया जा सकता है। तो ये सिलिका बेस्ड मेथड है। तो आपने देखा होगा सिलिकेट्स के पास बहुत हाई एफिनिटी होती है डीएनए से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सिलिकेट्स हैव अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग टू डीएनए। अच्छा, ठीक है, तो बाइंडिंग जो होती है, यानी कि सिलिकेट से अगर मैं डीएनए की बाइंडिंग करवाऊँ, जाहिर सी बात है अगर बाइंडिंग करवानी है तो सिलिकेट जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज का होगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज तो हमें पता है कि डीएनए इज़ ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इतनी बात तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर डीएनए से किसी चीज़ को बाइंड करना है तो होना हो उसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो एल्कलाइन कंडीशंस के अंदर और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर ये बाइंडिंग देखी जाती है। एल्कलाइन कंडीशंस और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर जो सिलिकेट है और जो डीएनए है वो आपस में अच्छे से बाइंडिंग शो करता है। अच्छा, जो सिलिकेट है उसको आप सिलिका मैट्रिक्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, चाहे जेल होगा या ग्लास पार्टिकल वगैरह के फॉर्म में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा पॉजिटिव और माइनस की वजह से, प्लस और माइनस की वजह से कुछ इस तरीके के हो। अब इसकी वजह से क्या है, जो डीएनए है वो आकर के इस सिलिकेट के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और बाकी मटेरियल जितना भी होगा वो सारा का सारा इल्यूट आउट हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब अंत में क्या है, हमारे सिलिका के ऊपर डीएनए बैठा हुआ है, मौजूद है। अब हम इस डीएनए को यहाँ से किस तरीके से रिमूव करवाएं, ये प्रश्न उठता है। तो इल्यूशन, इस डीएनए का इल्यूशन कैसे करवाएं, क्योंकि ये तो बाइंडेड फॉर्म में है ना। तो अब देखा गया है, स्टडीज़ के बाद देखा गया कि अगर हम हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन यूज़ करें, हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन मतलब जिसका आयनिक कंसंट्रेशन या आयनिक कंटेंट कम होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर जब बाइंडिंग करवा रहे थे तो हाई आयनिक कंटेंट यूज़ कर रहे थे, जब रिलीज़ करवाना है तो आपने लो आयनिक कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया, लो, ठीक है, लो आयनिक कंटेंट यूज़ कर लिया। तो लो आयनिक कंटेंट क्या एग्जांपल हो गया, जैसे कि न्यूक्लियस फ्री वाटर, पानी में क्या आयनिक कंटेंट ज़्यादा तो नहीं होगा। और दूसरा एल्कलाइन ट्रेस EDTA, ये भी यूज़ कर लिया, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई भी आयन का तो कहानी है नहीं। तो इसी वजह से इसको जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो इल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, मटेरियल हमारा इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे एक रिसर्च आर्टिकल से मुझे एक ये फ़ोटोग्राफ मिली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सिलिका पार्टिकल्स को आपने पॉलीलाइसिन से कोट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिलिका को पॉलीलाइसिन से कोट कर रखा हुआ है, कोटिंग कर रखी हुई है। अब लाइसिन क्या होता है आपको पता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो ये किस वजह से किया गया है, ताकि हम लाइसिन से इंटरेक्शन करवा पाएँ डीएनए का। पॉलीलाइसिन का मतलब, लाइसिन आपका बेसिक अमाइनो एसिड है, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो डीएनए के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करेगा। और ये डीएनए के साथ इंटरैक्ट करने के बाद जैसे ये इंटरैक्शन वगैरह हो गया, आप सेडिमेंटेशन करवा सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की मदद से, ठीक है। तो ये एक रिसर्च आर्टिकल से मुझे मिला था। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिसर्च आर्टिकल का यहाँ पे मैंने क्रेडिट भी दे रखा है, आप इसको जा कर के देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ये क्रेडिट हो। नेक्स्ट मेथड के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक बीड बेस्ड मेथड। मैग्नेटिक बीड बेस्ड मेथड क्या मतलब है इसका, मैग्नेटिक बीड बेस्ड मेथड का क्या मतलब है। सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ पे मैग्नेटिक बीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। और अगर मैग्नेटिक किसी इस तरीके की बीड का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैग्नेटिक है नेचर में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैग्नेट का भी यूज़ हो रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो मैग्नेटिक बीड और मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो बिल्कुल सही है ये सोच। एक्चुअली यहाँ पे बीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, दीज आर बीड्स, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक बीड्स हैं। और इनका नेचर कैसा है, अगर मैं इनके नेचर के ऊपर कमेंट करूँ तो ये पैरामैग्नेटिक होती हैं नेचर के। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक एक कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उससे काफ़ी वीक अट्रैक्शन ज़रूर होगा, बट ये अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी वीक होगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। इसी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपको जो बीड साइज़ लेना है, जो मैग्नेटिक बीड का साइज़ लेना है, दैट यू हैव टू कीप एज यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ यूज़ करना है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक बीड है उसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पॉलीलाइसिन की कोटिंग की बात की थी, वैसे ही यहाँ पर भी कोटिंग होती है इसके चारों तरफ। किस चीज़ की कोटिंग होगी, फंक्शनल ग्रुप की कोटिंग होगी, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप की कोटिंग हो जाएगी इसके चारों तरफ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, क्योंकि हम जब भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इस तरीके का यूज़ करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वो हमारे जो डीएनए है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा इट विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डीएनए जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आराम से इससे इंटरैक्ट कर जाता है, ठीक है। एंड वंस दिस इंटरैक्शन इज़ डन,
तो ये आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक, इस तरीके से जुड़ गए। अब क्या हुआ, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रिमेंबर, ये सारी की सारी चीज़ें टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही हैं कि डीएनए आया, पास हुआ, और डीएनए आकर के इस मैग्नेटिक बीड से आकर के जुड़ा हुआ है। अब हम इस मैग्नेटिक बीड को अगर निकाल लेते हैं बाहर किसी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली डीएनए इससे जुड़ा हुआ बाहर आ जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारी जो मैग्नेटिक बीड्स होती हैं वो चिपक जाएंगी आकर के, और इसको हम इसकी मदद से, इस मैग्नेट की मदद से हम मैग्नेटिक बीड्स जो हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। एक बार वो रिमूव हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरा डीएनए भी रिमूव हो जाएगा। डीएनए रिमूव हो गया तो हम लोग इजीली उस डीएनए को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, आपने देखा होगा। ये सारी की सारी देखिए मैग्नेटिक बीड्स हैं, इससे जुड़ा हुआ पीछे डीएनए है, ये मैग्नेट आपने लगा रखा है, बाकी सारा देखिए सॉल्यूशन आपने रिमूव कर दिया। मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेटिक बीड अभी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और फिर हम लोग आगे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका क्रेडिट एडवांस्ड बायोकेमिकल्स को जाता है, वहाँ से मैंने ये डायग्राम लिया है। एक और मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा एनायन एक्सचेंज मेथड। एनायन एक्सचेंज मेथड, तो एनायन एक्सचेंज मेथड जो है वो बेसिकली एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टाइप का मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सबस्ट्रेट ले रखा है। ठीक है, अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमने, जैसे कि अभी तक भी हम बात कर रहे थे, कई बार हमने बात की कि फंक्शनल ग्रुप की कोटिंग कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच कर दिया जाता है इस सबस्ट्रेट से। हमारे केस में DEAE सेल्यूलोज को यहाँ पे अटैच कर दिया गया। अब ये DEAE सेल्यूलोज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज DEAE सेल्यूलोज क्या करेगा, ये DNA जो नेगेटिवली चार्ज्ड है इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, और DNA चुपचाप इसके साथ अटैच हो जाएगा, और बाकी चीज़ें अटैच नहीं हो पाएंगी। ठीक, क्योंकि DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये बात हमें पता है। ठीक, तो यहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजेंस का इस्तेमाल होता है। एनायन एक्सचेंज मतलब जो कि एनायंस को एक्सचेंज करवा सके, चेंज करवा सके, एनायन एक्सचेंज रेजेंस का यहाँ पे इस्तेमाल देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बाइंडिंग जो है वो यहाँ पे लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पे देखी जाती है। ठीक है, बाइंडिंग जो है वो लो सॉल्ट कंसंट्रेशन पे होगी। नेक्स्ट, कंटामिनेंट का रिमूवल जब हमें करवाना होगा तो लो या मीडियम सॉल्ट बफर कराना पड़ेगा कंटामिनेंट्स के रिमूवल के लिए, और इल्यूशन जब कराना है तो हाई सॉल्ट बफर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप हाई सॉल्ट बफर का इस्तेमाल करेंगे तो जो इंटरेक्शन हो रहा होगा डीएनए और आपके DEAE सेल्यूलोज के बीच में, वो इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए बाहर निकल आएगा। एक बहुत अच्छी बात है कि इस मेथड से बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए हमको मिलता है, और तो और इस मेथड में हम रेजिन्स को दोबारा रीयूज़ कर भी सकते हैं। जो रेजिन यूज़ किया था उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था मैग्नेटिक बीड मेथड के पहले सिलिका मेथड। मैग्नेटिक बीड मेथड जो था वो थर्ड मेथड था। फिर आ जाइए एनायन एक्सचेंज मेथड जो कि फोर्थ मेथड था, और लास्ट में आ जाइए C-टैब मेथड जो कि आपका फिफ्थ मेथड है। तो आइए बात करते हैं C-टैब मेथड की। C-टैब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। और ये थोड़ा सा रफ मेथड है, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ये प्लांट सैंपल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स एंड एसिड पॉलीसैकेराइड्स को हम प्रेसिपिटेट करवा लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें कि मेरा DNA RNA वगैरह आ जाता है, और एसिड पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं या शुगर्स वगैरह हैं जो एसिडिक हैं, जिसमें COOH ग्रुप भी पाया जा रहा होगा, उनको मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रेसिपिटेट आउट करवा लेता हूँ। लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशंस के अंदर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन के अंदर दिस विल बी प्रेसिपिटेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैं प्रोटीन्स एंड न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो पानी में अभी भी क्योंकि ये दोनों प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो पानी में या वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कौन रह गया, प्रोटीन एंड न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड्स रह गए, बाकी ये दोनों तो प्रेसिपिटेट ही हो गए। नेक्स्ट जो है C-टैब न्यूक्लिक एसिड प्रेसिपिटेटेड कॉम्प्लेक्स को
हम दोबारा से सॉल्युबलाइज कर सकते हैं हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन दे करके। दैट मीन्स जैसे ही हम लोग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इसके अंदर डालेंगे तो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से सी टैब के साथ जो Na जुड़ा हुआ था, Na मतलब न्यूक्लिक एसिड, सी टैब का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो फिर से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंदर फिर से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे है कि प्रोटीन और न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो वाटर में रह जा रहे थे और ये जो है यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स और एसिडिक पॉलीसैकेराइड को प्रेसिपिटेट करवा दिया था। ठीक, उसके बाद हम दोबारा से सी टैब और न्यूक्लिक एसिड्स को हम दोबारा से सॉल्युबलाइज करवा सकते हैं जब हम हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिपिटेशन और वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं, ये बहुत सारे स्टेप्स इसमें यूज़ होते हैं जो कि कई सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे प्रेसिपिटेशन और वॉशिंग के स्टेप्स करते हैं। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सी टैब बेस्ड मेथड का। तो कई सारे मेथड्स हम लोगों ने देख लिए DNA आइसोलेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।